हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आशा है आप परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आप लोगों ने वीडियो के अंदर अभी तक पढ़ा था, लेखिका श्रीमती मृदुला गर्ग ने अपने परिवार में अपनी माताजी का, अपनी दादी जी का और अपने नानी जी का वर्णन किया था। आपने पढ़ा कि घर के अंदर जो परदादी थी वह शादी के माहौल के दौरान अपने मकान को छोड़कर, अर्थात अपने कमरे को छोड़कर और दूसरे कमरे में जाकर आराम करने लग गई थी। तो रात्रि के समय उसके कमरे में चोर घुस आया। अब चोर को लेकर माताजी क्या क्या विचार प्रकट कर रही है। उसे प्यास लगाई थी तो उसने चोर से कहा कि ये लोटा ले जा और मेरे लिए पानी भर कर ला। लेकिन चोर ने कहा कि माँ, मैं तो चोर हूँ। कहने लगी कोई बात नहीं, चोर है तो, लेकिन पहले पानी पिला, उसके बाद आगे देखा जाएगा। तो हुआ यूँ कि माँ जी ने कहा कि प्यासे को पानी तो पिला दो, पर देख मेरा धर्म ने बिगाड़ियो। क्या मतलब इसका? कि अपने हाथ साफ कर लेना, लोटे के मुंह पर जो कपड़ा है उसको अच्छी तरीके से बांध कर रखना, उसको हटाना मत, और हाथ रगड़ कर धो लेना। साफ हाथ करने के बाद ही, बिल्कुल शुद्ध हाथ, पवित्र हाथ करने के बाद ही उसके बाद पानी जो है वो कपड़े से छान कर भरना, ताकि उसके अंदर किसी तरह के लोटे में कीटाणु ना आ जाए। आप चोर के हाथ पानी पी लोगी? चोर ने माँ जी से कहा कि क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी? कहा ना, रगड़ कर धो लीजिए, कि पहले अच्छे तरीके से हाथ साफ करने हैं और अच्छे तरीके से हाथ साफ करने के बाद और फिर उसके बाद लोटा भरना है, ताकि पानी बिल्कुल शुद्ध रहे। परिवार के सब सदस्य जो है वो नाच गाने में लगे हुए हैं। तेरे और भगवान के सिवा इस समय कौन है जो यहाँ पर आकर मुझे पानी पिलाएगा? भगवान वहीं कहीं उनके बराबर में धरे हैं। अब घर के अंदर जो परदादी थी उनका विचार था कि भगवान भी यहीं आसपास ही मौजूद है। चोर सुनकर ऐसा हक पकाया कि लोटा लेकर चल पड़ा, कि चोर ने नकारात्मक शब्द नहीं कहा और वह लोटा लेकर वहाँ से पानी लेने के लिए चल पड़ा। पूरी एहतियात के साथ वह पानी भरकर लौट ही रहा था, अर्थात उसने बड़ी सावधानी बरती थी कि उसे कोई देख ना ले। फिर भी पहरेदार ने उसे देख लिया था और दर्द दबोचा, कुएं पर ही देख लिया था पानी भरते हुए। अब माँ जी ने लोटा लिया और उसमें से आधा पानी खुद पिया और बाकी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम दोनों एक ही लोटे से पानी पीने के बाद माँ और पुत्र हो गए हैं, अर्थात हमारा पवित्र रिश्ता हो गया है। अब बेटा, चाहे तो चोरी कर ले, चाहे खेती कर ले। कहने का तात्पर्य है कि जब हमने एक ही लोटे से पानी पिया है तो अब हम माँ बेटे हुए। अगर तुमने चोरी करनी है तो यह घर रहा, और यदि अच्छा इंसान बनना है तो मेरे पास काफ़ी खेती है, खेती बाड़ी कर और एक अच्छा मेहनती किसान बन। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा, अर्थात जो चोर था उसने अपने विचारधारा ही बदल दी, एक अच्छा इंसान बन गया और वह माता जी के घर के अंदर ही रहकर एक अच्छा किसान, मेहनती किसान बन गया था। उसने अपने सभी गलत कार्य छोड़ दिए थे। सो रोमांचक धंधा छोड़कर खेती में वह लग गया था, सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस लग रहा था, कुछ डरा डरा सा था, लेकिन कुछ हैरान सा था कि वह एक अच्छा इंसान दिखाई देने लगा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सन की बुढ़ियों के बीच में अच्छी खासी फंस गई थी। लेखिका कहती है कि मेरी परदादी और मेरी दादी, इन दोनों के बीच में मुझे काफ़ी कुछ सुनने को मिला कि एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने की हीन भावना मन में उपजी, तो दूसरी तरफ नानी जी जो कि देश की आज़ादी को लेकर रोमानी भाव प्रकट कर रही थी। तो यहाँ पर लेखिका ने बताया कि उस समय देश आज़ादी की ओर अग्रसर था। तो 15 अगस्त 1947 को जब हमारे देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि हम बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, चारों तरफ जश्न मनाया जा रहा था,
तो संयोग ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ गई थी। उन दिनों टाइफाइड एक जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने के लिए बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। कि जिस डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था उसने सख्त आदेश दे दिया था कि मैं घर से बाहर ना जाऊं। उसी दौरान जश्न मनाया जा रहा था 15 अगस्त का, आज़ादी का, इंडिया गेट पर। मेरा काफ़ी विचार था कि मैं भी वहां जाकर और यह जश्न देखूं, लेकिन परिवार के सदस्यों ने मुझे घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी। डॉक्टर ने भी ऐसा मना कर दिया था, क्योंकि डॉक्टर अपने नाना जी के परम मित्र थे। इस कारण से उन ज़्यादा नाना जी ही लगते थे, अर्थात हम उनका नाना जी के समान ही आदर भाव करते थे। इसलिए हमारे पिताजी, जो कि बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते फिरते थे, वे भी चुप्पी साध गए थे कि उन्होंने भी मुझे बाहर जाने से मना कर दिया था। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही, अर्थात वहीं अपने कमरे के अंदर घुटन महसूस करती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र उस समय 9 बरस थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि मैं गुड़िया से बहलती, और इतनी बड़ी भी नहीं थी कि डॉक्टरी तर्क समझ नहीं पाती थी। कि मैं परिवार के सदस्य मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे थे और तरह तरह के तर्क दे रहे थे, लेकिन फिर भी मैं मानने से इनकार कर रही थी। तो मैंने तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स कारामजो उपन्यास पकड़ा गए। पिताजी ने मुझे एक पुस्तक दी, उपन्यास दिया कारामजो। उस किताब को पढ़ने में मुझे ऐसा दिलचस्पी लगी कि कुछ देर तक मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर बाकी परिवार के सभी सदस्य बाहर जा चुके थे, पलायन करना बाहर जा चुके थे, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे कुछ पुस्तकें आदि पढ़ रहे थे। तो मैं भी रोना धोना छोड़कर और उस किताब में ही व्यस्त हो गई थी। मैंने किताब खोल ली थी। एक बार कर लेने में उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना मैं शुरू करूं या कोई काम करूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक था, मेरी समझ में नहीं आया कि पिताजी ने वह पुस्तक मुझे क्यों दी। इसके बारे में मुझे अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आया, लेकिन किताब में कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी पढ़ी कि सारे पाठ आपस में एक दूसरे के साथ में गड़बड़ हो गए थे। कि जो उसमें घटना घटित हो गई थी वह घटना दिमाग में खिचड़ी की तरह इकट्ठी हो गई थी, कुछ भी उसमें पल्ले नहीं पड़ा। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में पल्ले पड़ा, इसका बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। अर्थात जब मैंने नाटक को पढ़ा तो मुझे कितना कुछ समझ में आया, इसके बारे में पूर्ण रूप से वर्णन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल काम था। पर इतना विश्वास के साथ मैं अवश्य कह सकती हूँ कि उसका जो एक अध्याय था वह बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था। वह मुझे पहली बार में ही बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ हो गया था। कंठस्थ होना, मौखिक याद होना। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित भी करता रहा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक और 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ जो है उपन्यास के कुछ अंश रहे थे। उन्हीं उपन्यास के आधार पर लेखिका आगे कहती है कि जब माँ जी की जो मन्नत थी उसका असर यह रहा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें जो थी वो लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। कि परिवार के अंदर हमसे अच्छा व्यवहार किया जाता था, किसी तरह की कोई हीन भावना का शिकार हम नहीं हुए। लड़की होने का मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे से कोई शिकायत की जाती थी। हमें अच्छा आदर सम्मान मिला हुआ था, परिवार में हमारी इज्जत होती थी। नानी, माँ और परदादी की परंपरा रखते हुए, लीक पर चलने से भी इनकार किए रही थी। अर्थात परिवार के अंदर बहुत अच्छा सम्मान मिला। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखिका अपने बारे में कहती है कि मेरा दूसरा नंबर था, लेकिन मेरे से जो बड़ी बहन थी उसका नाम है मंजुल भगत। उसका घर का नाम था रानी, बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ, उसके बाद मंजुल भगत के नाम से वह प्रसिद्ध हुई, क्योंकि लिखना शादी के बाद उसने शुरू किया था
और अपना नाम बदलकर पति के साथ ग्रहण करने में कोई हीन भावना उसके आड़े नहीं आई थी। इसलिए पैदाइशी जो नाम है वह छोड़कर वह भगत बन गई थी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम था उमा और बाहर का नाम रखा मैंने मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया था, लेखिका अपने बारे में वर्णन कर रही है कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ करता था। शादी के नाम पर नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घरगोशु ही क्यों हो। यहाँ पर मन्नू भंडारी एक लेखिका थी जो कि आज़ाद ख्यालों की महिला थी। आज वह दिल्ली के अंदर अपने परिवार के साथ मौजूद है। तो उसका हवाला देते हुए लेखिका कहती है कि परिवार में घर की महिलाओं को घर की चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता था। तो उसके नाम पर यहाँ पर लेखिका कहती है कि नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई अच्छा सा जवाब नहीं था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व में कोई नुकसान होते देख मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5-5 बेटियों से क्या आपका मन नहीं भरा, जो आप हर बेटी के 2-2 नाम रखे हुए हैं। मुझसे छोटी जो बहन थी वह उसका घर का नाम था गोरा और बाहर का नाम था चित्रा। वह लिखती नहीं थी, अर्थात उसे लिखने का शौक़ नहीं था। उसका कहना था कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला तो होना चाहिए कि जो कुछ लिखा गया है उसकी तारीफ़ करने के लिए परिवार का भी तो कोई सदस्य होना चाहिए था। खैर, बाद में जब चौथी और पांचवी बेटी पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि एक ही एक नाम रख पाया और उसका चौथी का नाम था रेनू और पांचवी का नाम था अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ और भाई का नाम था राजीव। मज़े की बात यह है कि जो राजीव है बीच की 2 बहनों मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही थी, अचला और राजीव। फिर उसमें जा फंसे, अर्थात वे लिखना शुरू कर दिया था। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज को रखते हुए वह अंग्रेजी में लिखने लग गई थी। और फिर जो राजीव था वह हिंदी के हवाले हो गया था, अर्थात उसने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया था। लेखिका कहती है कि हम 4 बहनें जो थी वो लिखती थी, तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता था, अर्थात हमारी जो लेख था वह परिवार के सभी सदस्य पढ़ते थे। मुझे ससुराल में कोई भी नहीं पढ़ता था कि परिवार के जो सदस्य थे ससुराल पक्ष वाले मेरी पुस्तकों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुचि नहीं लेता था। इस तरीके से इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा कि मुझे बड़ा अटपटा तो लग रहा था कि मैं लिखती हूँ, मेहनत करती हूँ, लेकिन परिवार का कोई भी सदस्य मेरी तारीफ़ नहीं कर रहा है और मेरी किताबों को कोई पढ़ता नहीं है, कि उसमें किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं लेता है। फिर भी उनके फ़ायदे भी मुझे कुछ नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता कि परिवार के लोगों से मुझे कम से कम सुनना तो नहीं पड़ता था। खैर, मैं अपनी ही नहीं उन 2 अदेवियों की भी बात कहना चाहूँगी जो परदादी की मन्नत का नतीजा जन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। अपनी बहनों के बारे में लेखिका ने बताया कि जो मेरी 2 बहनें थी जो लेखक नहीं बन पाई, जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी। वह अच्छे तरीके से मुझे समझ में आ गया था। जैसा कि मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था कि कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें सवा शेर। यहाँ पर लेखिका अपने बारे में और अपनी बहनों के बारे में कहती है कि हमारी बहनें जो थी वो एक से एक अच्छे से अच्छा लिखती थी। हम शेर थी तो बहनें सवा शेर थी, अर्थात हमसे बहुत अच्छा लिखती थी वो। और चौथे नंबर वाली जो बहन थी रेनू, उसका तो आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से जो वापस आती थी तो उसे गाड़ी या उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती थी, तो रेनू उसमें बैठने से इनकार कर देती थी क्योंकि उसका स्वभाव अलग टाइप का था। वह हम परिवार में बिल्कुल ही अलग स्वभाव की महिला थी।
उसका कहना था कि यूँ थोड़ा थोड़ा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतवादी शाही का प्रतीक है कि ये राजसी ठाट बाट का तरीका है, जो शायद भी था ही, पर पिताजी के अतिरिक्त लाड प्यार का भी एक नतीजा था, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी एक बहाना था। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिताजी काफ़ी कूटते भूनते रहते थे जब देखते कि असला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेनू पीछे पीछे पसीने से तरबतर खराम खराम अर्थात धीरे धीरे वह पैदल चलती हुई पसीने से तरबतर होकर और वह पीछे पीछे पैदल ही चली आ रही है। तो बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखा। किस विषय में? उसका चित्र मंगवा लिया था कि यह चित्र बड़ा दुर्लभ था, और उसका चित्र मंगवाया गया था जो एक मोटरसाइकिल सवार आकर उनके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उनका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ साथ ही उसे इम्तिहान देने से भी काफ़ी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे उन्होंने पास कर लिया था, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई थी। पहले मुझे समझाओ कि बीए पास करना क्यों ज़रूरी है। अर्थात लेखिका कहती है कि मैं अपने परिवार के सदस्यों से यह पूछना चाहते थे कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बीए पास करना क्यों ज़रूरी है। जब मैं इम्तिहान दूंगी तो अगर मुझे यकीन आएगा कि इसका कोई फ़ायदा है तो मैं बीए पास करूंगी, वरना तरह तरह के तर्क मुझे दिए जाते थे और उन तरह तरह के तर्क को मैं अपने पिताजी से पूछती थी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।